तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज हॉरर फिल्म को। इस मूवी का नाम है अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन। आपको मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई उसको देखता है तो 3 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसने ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर वो ये बोल रही थी कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और वो लोगों से उसे ढूंढने के लिए मदद मांग रही थी। उस लेडी के फोरहेड पर चोट भी लगी हुई। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मैगजीन कंपनी के चीफ एडिटर सायामा को देखते हैं। उसके जूनियर ओजावा को भी दिखाया जाता है। ओजावा सायामा को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि सायामा कई दिनों से एक फीचर मैगजीन की स्टोरी रीड करने के लिए एक सुपरनैचुरल केस पर काम कर रहा था। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगी कि फीचर मैगजीन वो मैगजीन होती है जिसके अंदर किसी स्टोरी से रिलेटेड फैक्ट्स बताए जाते हैं और ये सेम एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ही होती है लेकिन लिखित भाषा में। बेसिकली उनकी ये मैगजीन अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस केसेस को कवर करती है, लाइक सुपरनैचुरल एक्टिविटीज, मिस्टीरियस वे से लोगों का गायब होना, गोस्ट साइटिंग्स और भी कई सारी चीजें। लेकिन सायामा किसी केस पर काम कर रहा था और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि आखिरकार वो किस पर काम कर रहा है। खैर अब सायामा को अपनी फीचर कंप्लीट करनी थी तो वो ओजावा को घर भेज देता है क्योंकि वो बेसमेंट में जाकर अपनी फीचर पर काम करने लगता है। आखिरकार वो अपनी फीचर कंप्लीट कर लेता है और उसने किसी तरह का मैप बनाया हुआ था। लेकिन तभी हम बेसमेंट के अंदर किसी को भागते देखते हैं और अचानक से ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और इससे सायामा बहुत डर गया था कि तभी कोई सायामा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो एक शब्द बोलता है, ओई। और उस पर्सन की आवाज़ इतनी भयानक थी कि सायामा इससे बहुत डर जाता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीछे सेम उसकी तरह दिखने वाला एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी एक आंख पर आई पैच लगा हुआ था। अब वो आदमी सायामा की तरफ हाथ बढ़ाता है और सायामा की उसी आंख में से ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस निकलने लगता है जिस आंख पर उस आदमी ने आई पैच पहना हुआ था। फिर सायामा के हाथ से वो मैप नीचे गिर जाता है और उसकी आंख से निकला हुआ सब्सटेंस उस मैप पर गिर गया था। खैर अब यहाँ पर हमको मूवी का नाम दिखाया जाता है जो कि है अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन। बेसिकली किंकी जापान की एक रीजन है। जैसे इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया है, वैसे ही जापान के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे रीजन्स हैं। खैर इसके बाद में हम चिहिरो नाम के एक राइटर और रिपोर्टर को देखते हैं जो पहले उसी कंपनी में काम करा करती थी जिस कंपनी के लिए सायामा काम करता है। अब चिहिरो को फिर से उसी कंपनी ने हायर किया था और चिहिरो वही लेडी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ पर चिहिरो के फोरहेड पर कोई भी चोट नहीं है, यानी कि उसे चोट मूवी में आगे लगने वाली है और वो हेल्प भी मांगेगी। और यहाँ पर अभी हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर आखिरकार उसे चोट वगैरह कैसे लगी थी। फिर इसके बाद में चिहिरो जो है वो ओजावा से मिलती है। ओजावा चिहिरो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ओजावा उसको सारी बात बताता है कि सायामा और सायामा की बीवी कल रात से ही गायब है और वो उन फीचर का सारा डेटा भी अपने साथ ले गए हैं। अब कंपनी से प्रेशर आ रहा है कि वो उस फीचर को किसी भी तरह से रिकवर करे और इसलिए उन्होंने चिहिरो को बुलाया है ताकि वो उस फीचर मैगजीन पर फिर से शुरुआत से काम कर सके और पूरी फीचर को कंप्लीट भी कर पाए। फिर ओजावा चिहिरो को बेसमेंट में लेकर जाता है जहां पर सायामा ने अपनी फीचर से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग्स और डेटा रखा हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट फीचर का डेटा था वो वहां पर नहीं था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स थीं और टेप्स थीं, पेन ड्राइव्स भी थीं और बहुत सारे नोट्स भी थे। उन दोनों को किसी भी तरह से उन सारी टेप्स को, रिकॉर्डिंग्स को और नोट्स को कनेक्ट करना था और पता लगाना था कि सायामा किस स्टोरी पर काम कर रहा था। यानी कि अभी तक इनको पता ही नहीं है कि आखिरकार वो काम किस चीज पर कर रहा है, ना ही कंपनी को इस बारे में आइडिया था। हो सकता है कि यहाँ पर सायामा ने कहा होगा कि वो ऐसी चीज पर काम करेगा जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है, लेकिन उसने इस चीज को सीक्रेट रखा होगा। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कई सारी कंपनीज होती हैं तो कंपटीशन से कौन यहाँ पर इंसान आया हुआ होगा कंपनी के अंदर और कौन इस चीज को लीक कर दे, इसलिए शायद से ऐसा करा गया होगा। खैर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते चिहिरो को वहां पर 2 टेप्स मिल जाती हैं, पर इस पर ईयर 1985 लिखा हुआ था और दूसरी वाली पर साल था 2002, यानी कि वो टेप्स बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। और जिस भी कहानी पर सायामा काम कर रहा था उसकी स्टार्टिंग 40 साल पहले हुई थी।
खैर वहां पर पहले वो 1985 वाली टेप को देखते हैं और उसमें एक छोटी बच्ची के गायब होने की न्यूज़ रिकॉर्डिंग थी और उसमें बताया गया था कि एक बच्ची स्कूल से आते वक्त अचानक गायब हो गई और जब वो गायब हुई तो उस टाइम वो बच्ची अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घर जा रही थी और उसकी डिसअपीयरेंस के कुछ ही दिन बाद उस बच्ची के ग्रैंडपा ने एकदम से खुद को खत्म कर लिया था। फिर उस टेप में एक विटनेस की रिकॉर्डिंग भी थी जो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स को बताता है कि जब वो आधी रात को उस डैम के पास वाले जंगल से गुजर रहा था तो उसने सड़क के पास एक बच्ची को खड़ा देखा था जो कि उस मिसिंग बच्ची जैसी ही लग रही थी। लेकिन जब वो बच्ची उसकी तरफ मुड़ी तो उसने ये देखा कि उस बच्ची की दोनों आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे कि उसकी आंखों में बड़े बड़े होल्स हों। फिर इसके बाद में चिहिरो ओजावा 2002 वाली रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसमें एक स्कूल अपने बच्चों को एक ट्रिप पर लेकर आया हुआ था और वो सभी दूर एक जंगल में बड़े लॉज में रुकते हैं। तभी उन सभी बच्चों में भगदड़ मच जाती है क्योंकि बाहर जंगल में से किसी आदमी की आवाज आ रही थी और वो आवाज बहुत ही भयानक होती है। वो आदमी भी यहाँ पर ओई वर्ड बोल रहा था। वो आदमी उन बच्चों को जंगल में बुला रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि उसके पास में पर्जीमोन है और पर्जीमोन एक ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है और जापान के अंदर ये फ्रूट बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट आपने यहाँ पर पक्का डोरेमोन में इसको और उसके अंदर एक व्लॉगर की वीडियो थी। वो व्लॉगर अपनी बाइक पर कहीं घूमने जा रहा था, बेसिकली मोटो व्लॉगिंग, और रास्ते में वो जिस जगह पर भी रुक रहा था उन सब जगह की वीडियो को वो रिकॉर्ड करता चला रहा होता है। ऐसे ही वो एक पहाड़ पर जाता है जहाँ पर एक श्राइन थी। श्राइन एक तरह का छोटा मोटा मंदिर होता है जो कि अपने एंसेस्टर्स या फिर गॉड जो डियटीज को चढ़ावा चढ़ाने के लिए बनाई जाती है। और वो व्लॉगर भी एक श्राइन पर आया हुआ था जिसकी एंट्रेंस पर एक टोरी था और जापानीज में उन गेट्स को टोरी बोला जाता है जो कि श्राइन्स या टेम्पल्स की एंट्रेंस पर होते हैं और ये गेट्स यूजुअली ब्लड रेड कलर के होते हैं। इनफैक्ट याद करो कि मैंने इस टाइप की कई सारी मूवीज भी एक्सप्लेन करी हैं जहां पर इसी तरह का रेड एंट्रेंस भी होता है। खैर वो व्लॉगर उस श्राइन पर जाता है जिसके अंदर ढेर सारी डॉल्स थीं और वो जाकर उन डॉल्स को चेक करने लगता है और अचानक से उस व्लॉगर का कैमरा ग्लिच करने लगा था कि तभी उसका कैमरा नीचे गिर पड़ता है और अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि थी ओई। और ये सेम वैसी आवाज़ थी जैसे कि उस स्कूल ट्रिप वाली वीडियो के अंदर थी, स्टार्टिंग के अंदर भी थी। इनफैक्ट सायामा ने भी यही सुनी। खैर फिर हम उस व्लॉगर को देखते हैं जो कि किसी की पोजेशन में आ गया था और वो अपना हाथ ऊपर करने लगता है और हम उसी की आवाज़ को फिर से सुनते हैं और वो रिकॉर्डिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब ओजावा और चिहिरो को इतना तो पता चल गया था कि स्कूल ट्रिप वाली रिकॉर्डिंग और ये टूरिंग वाली रिकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उस लड़की की गायब होने वाली जो न्यूज़ वाली रिकॉर्डिंग थी वो इन सब से कैसे कनेक्टेड थी ये उनको पता लगाना था और इसलिए वो दोनों सायामा का सामान चेक करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिस पर लिखा था 2015 और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की स्ट्रीमिंग वीडियो थी जो कि हॉन्टेड घरों में घुसकर वहाँ पर घूमा करता था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया, यानी कि अपनी एक स्ट्रीम के दौरान ही। लेकिन क्योंकि उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे तो ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं चली। फिर इसके बाद में वो स्ट्रीमिंग वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर हम उसी स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर आया हुआ था जिसे लोग द हैंगिंग हाउस कहा करते थे। उनका ये भी कहना था कि वो घर हॉन्टेड है, श्रापित है और रोज़ रात को वहाँ पर एक लेडी और उसके बेटे का भूत दिखता है। खैर अब वो स्ट्रीमर घर के अंदर जाता है जहाँ पर हर जगह पर कुछ ताबीज़ थे और कुछ फंदे लटक रहे थे और फ्लोर में एक बहुत बड़ा होल भी था और उसी होल के सामने एक छोटी सी श्राइन भी थी। खैर अब उस स्ट्रीमर को भी डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स उसको देख रहे थे तो वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे एक रूम मिलता है जिसे बहुत ही अच्छे से बंद रखा गया था। शायद उसी रूम के अंदर कुछ था जिस वजह से उसे इतने अच्छे से बंद रखा गया था। लेकिन वो स्ट्रीमर बेवकूफ़ होता है और उसी रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है और अंदर भी सेम फंदे लटक रहे थे और वहाँ पर पूरी वॉल पर किसी तरह के पेपर्स थे जिन पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ था। उस सिंबल में एक गेट भी था, सेम श्राइन वाले गेट के जैसा, और गेट के सेंटर में एक व्यक्ति और गेट के चारों कॉर्नर्स में किसी तरह के जापानीज सिंबल्स थे। खैर उस स्ट्रीमर को वहाँ पर एक ड्रॉर भी मिलता है जिसके अंदर एक स्टूडेंट की पिक्चर थी और उसका कुछ सामान भी था और शायद से वो ड्रॉर उस बच्चे का था जो कि वहाँ पर रहा करता था और जिसका भूत उस जगह को हॉन्ट करता है। खैर अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी उस पिक्चर में उस लड़के की आंखें मूव होने लगती हैं और वो स्ट्रीमर इससे बहुत डर जाता है। वो कैमरा अपनी फेस की तरफ शिफ्ट करता है कि तभी वो अपने पीछे किसी को यहाँ पर लटकता हुआ देखता है और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पर पक्का उस लड़के के साथ भी कुछ ना कुछ भयानक हुआ होगा।
खैर, अब इसके बाद में चिहिरो और ओजावा को वहां पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें सायामा ने मिगोरो नाम के एक लड़के का इंटरव्यू लिया था और वो वीडियो असल में 2019 की थी, यानी कि 6 साल पुरानी। और उसमें मिगोरो सायामा को ये बताता है कि उसका सेतो नाम का एक फ्रेंड था और एक दिन सेतो और उसके कुछ और दोस्तों ने एक गेम खेलने का प्लान बनाया जिसके अंदर वो सभी अलग अलग स्कैरी वीडियोज एक दूसरे को दिखाने वाले थे। और मिगोरो ने सेतो को वो वाली कर्स्ड वीडियो दिखाई थी जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जो भी उस वीडियो को देखता है वो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। और उस दिन के बाद से सेतो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगा था और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद में मिगोरो सायामा को सेतो के अपार्टमेंट तक लेकर जाता है और सेतो के अपार्टमेंट के बाहर भी हम एक सिंबल देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम उसी तरह का सिंबल था जैसे कि उस हैंगिंग हाउस के अंदर था। खैर, ये इंटरव्यू यहीं तक होता है, लेकिन इसके आगे सायामा ने वो कर्स्ड वीडियो भी ऐड कर रखी थी जिसके अंदर ढेर सारी डिस्टर्बिंग रैंडम क्लिप्स थीं। अब उन्होंने वो वीडियो अनजाने में देख तो ली थी तो उनको ये डर था कि कहीं वो भी यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि कई और लोगों ने भी तो उसको देखा ही होगा और वो सभी आज तक जिंदा होंगे तो डरने वाली क्या बात है। खैर, फिर इसके बाद में फिर से चिहिरो को दिखाया जाता है जिसने फिर से अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए हेल्प वाली वीडियो डाली थी और इस वीडियो के अंदर उसकी फोरहेड की चोट जो थी वो पहले से ठीक थी, यानी कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले सीन से थोड़े आगे दिन की वीडियो चल रही थी, यानी कि यहाँ पर 2-3 टाइमलाइंस हमको दिखाई जा रही थी। खैर, फिर हम ओजावा को देखते हैं जो कि पूरी रात बेसमेंट में काम कर रहा था तो उसके एक कलीग रेची उसी काम करने से मना करती है और वो उसे थोड़ा सा आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद में ओजावा बेसमेंट में जाकर फिर से वही श्रापित वीडियो देखने लगता है कि तभी वहां पर चिहिरो आ जाती है जिसको देखने की वजह से ओजावा चौंक जाता है। खैर, अब ओजावा चिहिरो को बताता है कि उसे सर्च करने पर पता चल गया है कि कई जगहों पर सेम वैसे ही सिंबल्स लोगों के घरों के अंदर और घरों के बाहर थे जैसे कि उस हैंगिंग हाउस के अंदर थे और हर सिंबल सेम था, लेकिन जो कॉर्नर्स में वर्डिंग्स थीं वो अलग थीं। और सबसे पुराने जो वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स उनको मिली हैं वो किंकी रीजन के आसपास की हैं और जो स्ट्रीमर वाली वीडियो के अंदर जो घर था वो भी किंकी रीजन के अंदर ही है, यानी कि ये सब जो डिसअपियरिंग हो रही है ये सब की शुरुआत किंकी रीजन से ही हुई है और अब वो बाकी रीजन्स के अंदर भी स्प्रेड हो गई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं पता है। अब ओजावा चिहिरो को एक वीडियो दिखाता है जो कि वही कर्स्ड वीडियो थी जिसे मिगोरो ने अपने दोस्त सेतो को दिखाई थी